नमस्कार दर्शकों, मैं सुप्रिया पांडे स्वागत करती हूं आपका माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के इस खास कार्यक्रम हमारे अतिथि में। आज हमारे साथ मौजूद हैं माधवराव सप्रे संग्रहालय एवं शोध संस्थान के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि माधवराव सप्रे संग्रहालय एवं शोध संस्थान जो कि दुर्लभ समाचार पत्र पत्रिकाओं की पहचान बन गया है, इस संग्रहालय को खोलने का विचार आपको कब और कैसे आया? 1982-83 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने एक किताब तैयार करने का काम दिया था। वो था मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास। उस समय जबलपुर और सागर दो विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम आरंभ हुए थे। जबलपुर यूनिवर्सिटी वाला और पहले का था, 1968 में खुल गया था, और ये यहाँ 1982-83 में सागर विश्वविद्यालय वाला पाठ्यक्रम शुरू हुआ। तब ये महसूस किया गया था कि हिंदी में पाठ्यक्रम की पुस्तकें तैयार होना चाहिए, और चूँकि ये मध्य प्रदेश का पाठ्यक्रम है तो यहाँ मध्य प्रदेश की पत्रकारिता की जो विरासत और परंपरा है उसको भी विद्यार्थियों के जानकारी में रहना चाहिए। तो ये किताब लिखने का एक फैसला हुआ। वो किताब हमने अपने कुछ मित्रों के सहयोग से पूरी की, और उसमें जिसे कहते हैं प्रतिपरीक्षण, इतिहास की किताबों में तथ्यों के प्रतिपरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग जो बड़े प्रकाशन केंद्र हुआ करते थे उनमें सब जगह जाना हुआ, ये देखने के लिए कि जो तथ्य आए हैं वो सही है कि नहीं। उस समय छत्तीसगढ़ ही मध्य प्रदेश की हिस्सा था। तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, रायपुर, जबलपुर, बिलासपुर, रीवा सभी जगह जाना हुआ। किताब के लिए तथ्यों का संग्रह और तथ्यों का परीक्षण ये तो दोनों हो गए, लेकिन किताब भी पूरी हो गई, किताब को बड़ी सराहना भी मिली। लेकिन एक बड़ा सवाल उस बीच में ये उठा कि ये जो सामग्री है ये निजी संग्रह में थी। हमारे यहाँ भारत में एक अच्छी, हो सकता है बाहर भी होता हो सर, हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार विद्या अनुरागी होते हैं, मतलब विद्या के प्रति अध्ययन के लिए उनका बड़ा प्रेम और समर्पण होता है, रुचि होती है। लेकिन कई परिवार तो ऐसे जिनके लिए विद्या व्यसन बन जाता है, मतलब पढ़ने लिखने का नशा, यदि पढ़े नहीं लोग तो नींद ना आए, इस तरह के भी लोग हैं। और ऐसे परिवारों में उस समय के जो समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं, किताबें हैं, इनका संग्रह भी रहता था। वो दिवाली की दिवाली रद्दी भी नहीं बेचा करते थे ऐसे लोग। तो कई जगह ये देखने में आया कि 100 साल पुराने, 75 साल पुराने, 60 साल पुराने अखबार या पत्रिकाएँ हैं या किताबें हैं, तो उनके पन्ने बिल्कुल पीले पड़ के झरझर हो रहे हैं, सूख रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि यदि ऐसा पकड़ के उठा लिया तो वो पता लगा वो किनारा जो आपने पकड़े के उठाया था कागज़ का वो टूट गया, क्योंकि वो पापड़ की तरह हो गया बिल्कुल। तो जो बहुत ही विद्यानुरागी परिवार के लोग थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में ये चिंता थी कि ये सामग्री अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे ही एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, गणित के बहुत अच्छे अध्यापक, हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार, अंग्रेजी के बहुत अच्छे पत्रकार और समाजसेवी भी, पंडित रामेश्वर गुरु, जबलपुर में। गुरु जी के यहाँ 2 कमरे भर के सामान था, और उनका भी था और उनके पिताजी का भी था। उनके पिताजी बहुत पढ़ने लिखने वाले थे, कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी के व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अब ये कहीं एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे जिन लोग पास जो है नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई उसे बहुत ज़्यादा दूर संभाल के रख नहीं सकता। ये विचार यहाँ से आया कि एक कोई ऐसी संस्था बने जहाँ की ये सब चीज़ें इकट्ठी कर ली जाए, उन्हें ठीक से उनकी कैटलॉगिंग हो जाए, अच्छे से जमा ली जाए, और पहली शर्त ये कि उसकी क्या कहते हैं सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और दूसरा काम ये कि वो हमारे यहाँ जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, उन्हें वो पढ़ने के लिए उपलब्ध भी रहें। तब ये स्वरूप बना कि एक ऐसी ये संस्था माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय शोध संस्थान बनी, और इन 2-3 उद्देश्यों को लेकर बनी कि हम यहाँ पहले तो ऐसा प्रदेश भर में जो जहाँ सामग्री मिल सकती है उसे लाके यहाँ इकट्ठा करेंगे।
इकट्ठा करने के बाद ये तय हुआ कि इसमें लाइब्रेरी नहीं चलाना है, क्योंकि लाइब्रेरी में एक बड़ा संकट ये होता है कि किताबें गायब हो जाती हैं। भाई मान लीजिए दूसरी भी लाइब्रेरियाँ होती, उनमें समय कीमत तय होती किताब की, लिखी रहती कि ये 5 रुपये किताब है, 50 रुपये किताब है, तो उन्होंने कह दिया गुम गई तो आप 50 रुपये जमा करवा लीजिए। लेकिन सप्रे संग्रहालय को उसके पास जो सामग्री है वो ऐसी नहीं है कि आप 50 रुपये जमा करके उससे मुक्ति पा जाएं, क्योंकि यहाँ लगभग 2000 ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में और कहीं उपलब्ध ही नहीं है, केवल सप्रे संग्रहालय में है। 100 साल 150 साल पुरानी जो चीज़ें हैं वो और कहीं नहीं मिल पा रही हैं। तो शुरू में तो ये हुआ कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं का संग्रह किया जाए, लेकिन फिर 1 साल 2 साल बाद जब और भी विद्वानों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ सब तरह की चीज़ें हैं, किताबें कहाँ जाएंगी, तो फिर इसमें पुस्तकों का भी संग्रह का काम शुरू किया गया। आज सप्रे संग्रहालय में लगभग 2.25 लाख पुस्तकें हैं। वो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालय में इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं होगी। उसमें उसके विषयों की विविधता भी है। उसमें हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, मराठी साहित्य है, गुजराती साहित्य है। फिर इसमें साहित्य की किताबें हैं, तो उसके अलावा राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य है, इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम में तो हमारे पास असाधारण संग्रह है। और भारत के महापुरुषों पर, हमारे यहाँ जो पिछले 200 साल में जिन महापुरुषों ने भारत की गतिविधियों को, जनजीवन को प्रभावित किया, जिन्होंने नवजागरण का आंदोलन चलाया, जिसमें एक हिस्सा राजनीतिक आज़ादी था, दूसरा हिस्सा हमारे यहाँ आर्थिक स्वावलंबन और स्वदेशी था, तीसरा हिस्सा समाज सुधार थे, ये सब एक ही बड़े आंदोलन के हिस्से थे। तो उनके भी महापुरुष, उनके बारे में उनका कृत्य कोई जानना हो, उनका व्यक्तिगत कर्तव्य को शोध करना चाहे, और हो रहे हैं शोध और होते रहेंगे ये शोध, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी सामग्री है। लगभग 30,000 समाचार पत्रों के शीर्षक हैं ये। मतलब जैसे धर्मयुग, हिंदी का बहुत माना हुआ पत्रिका रही है, साहित्यिक पत्रिका, उसे तो सांस्कृतिक दूत कहा जाता था भारत का हिंदी में। तो वो 1950 से 1992 तक, 92 या शायद 96 तक निकला धर्मयुग। अब उसके अंक तो निकले कितने, हर साल 52 अंक निकलते थे। बाद में 1 साल 2 साल शायद उपाक्षिक भी निकला, लेकिन हमारे यहाँ उसकी संख्या 1 है, केवल धर्मयुग। तो धर्मयुग के पन्ने कितने हो जाएंगे, 1 लाख से ज़्यादा। तो चाहे साप्ताहिक हिंदुस्तान हो, चाहे धर्मयुग हो, कल्पना हो, दिनमान हो, दिनमान का तो एक इतिहास है हिंदी पत्रकारिता के लिए। इलस्ट्रेटेड वीकली बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका हुआ करती थी अंग्रेजी की। तो इस तरह की सामग्री भी हमारे पास, करीब 30,000 शीर्षक, 3,000 हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं, 25,000 के करीब करीब पत्र हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। वो साहित्य के लोग हैं, बड़े साहित्य के बड़े लोग हैं, संस्कृति के हैं, शिक्षा के हैं, राजनीति के हैं। पहले जो चिट्ठी वो राजी खुशी की चिट्ठियाँ नहीं हैं, वो चिट्ठियाँ विमर्श की चिट्ठियाँ हैं। समसामयिक सवालों पर लोग पत्र व्यवहार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते थे। कई बार ये होता था, लोग किसी मन में कोई संदेह है या किसी को जानकारी की प्रामाणिकता चाहिए, उसके लिए पत्र लिखे जाते थे। तो ये सारे पत्र एक तरह से पाठशाला हैं, वो यहाँ सुरक्षित है। यहाँ रेडियो और ग्रामोफोन वगैरह, उनका भी एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। कैमरा का बहुत बड़ा कलेक्शन है। जैसे हमारे यहाँ एक रेडियो ऐसा है, जब गांधी जी की हत्या की गई 30 जनवरी 1948 को, तो पहले बेतार के तार में तो ऐसे तो होता है, टेलीफोन ही बहुत घरों में नहीं होते जाता था। टेलीफोन जैसे घर में होता वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, उसकी इज्जत होती थी समाज में। तो किसी तरह सूचना पुलिस तक आई कि गांधी जी की, वो अलर्ट भी किया गया होगा कि गांधी जी गोली मार दी गई है। जब चर्चा चली तो यहाँ एक परिवार है, जेमनी परिवार। कमलेश जेमनी को आप जानते होंगे, फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर। उनके पिताजी फोटोग्राफर थे अर्जुन जेमनी, और उनके पिताजी मतलब कमलेश जेमनी के दादाजी, तो वो समय सराफे का काम करते थे, ज्वेलरी का। तो वो उन्हें जैसे ही पता चला वो दौड़ के गए। भोपाल में रेडियो के एक दुकान थी, रेडियो हाउस, वहाँ से रेडियो खरीद के लाए। 30 जनवरी 1948 की घटना है ये। और उसके बाद उनके घर रेडियो, और आसपास खूब भीड़ लगती थी। जैसे रामायण और महाभारत आते थे तो टेलीविज़न वालों के घर में भीड़ लगती थी। तो सबने वो खबरें सुनी गांधी जी के इसमें।
तो इतनी वैरायटी, इतनी विविधता है हमारे यहाँ सामग्री संकलन में कि ये अकल्पनीय है बहुत, काफ़ी हद तक। और 1167 विद्यार्थियों ने डीलिट, पीएचडी, एमफिल का डिजर्टेशन इस अपनी थीसिसों के लिए सप्रे संग्रहालय की सामग्री का अध्ययन किया है, यहाँ के लाभ उठाया है। लेकिन हम लोगों ने इसका स्वरूप ये रखा कि लोग यहाँ आएँ, वो यहाँ बैठ के पढ़ें, इसको नहीं करते कोई चीज़। और हमारे यहाँ के लोग सावधानी से नज़र भी रखते हैं। 2-3 तरह के, एक तो ये होता है कई लोग आदत होती है कि उन्हें जो लगा उसने उन्हें काटा और ले गए, तो वो ये भूल जाते हैं कि जो आज आप काट के ले जा रहे हैं अब दोबारा से मिलना नहीं है ये। तो जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कल हो सकता है किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो, तो ये सावधानी रखना पड़ती है कोई से नुकसान ना पहुँचाए। फिर ये टूट ना जाए तो बड़े सावधानी से परखना चाहिए, ये भी एक तरीका है। और तीसरा तरीका है कि इसमें यह है कि आप अपना काम कर रहे हैं, उस काम करने में कई लोगों की आदत होती है, आप लोगों को भी हो सकता हो, लोग पैसे भरने पड़ते हैं ना, है उससे बचाना पड़ता है, क्योंकि हमारे इसके सबके केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं, तो वो इसमें रसायन भरा हुआ है जो कागज उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, वो भी सावधानी रखना पड़ती है। लेकिन खूब है, देश से ही नहीं विदेशों से भी जिन्हें ज़रूरत पड़ती है, न केवल पत्रकारिता वाले लोग जो पीएचडी कर रहे हैं अलग अलग, खासतौर से मानविकी संकाय के जो विषय हैं, जिसमें जो पहले कला संकाय कहलाता था, उसके लोग भी आते हैं शोध करने के लिए, और लेखक भी आते हैं, रचनाकार भी आते हैं। कई बार उन्हें कोई पूरक जानकारी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता लगा किसी से साहित्यकार पर काम कर रहे हैं, किसी कहानीकार पे, तो उनकी कोई कहानी नहीं मिल रही है, तो ये पत्रिकाओं में यदि वो प्रकाशित कभी हुई होगी तो यहाँ से मिल जाती है। एक और फ़ायदा होता है, एक हमारे यहाँ गोहिल जी थे, वीरेंद्र गोहिल, वो आकाशवाणी दिल्ली से डायरेक्टर के रूप में रिटायर हुए। उन्होंने एक पूरी सीरीज लिखी थी, वो संडे ऑब्जर्वर में छपी थी, हिंदी में अखबार निकलना शुरू हुआ था, ये 1-2 साल निकला, भी अच्छा अखबार था। तो वो उनकी जो सीरीज थी, जो रेडियो से ब्रॉडकास्ट भी हुई थी, नाम चाहिए एक बाप का, वो जो उस तरह के बच्चे जिनका कोई पिता के नाम, इस पर उन्होंने कि उनकी वेदना और उनकी कठिनाइयाँ, उन्हें समाज को कैसे स्वीकार, ये थीम थी उसकी पूरी। अब वो उन्होंने जब उसकी प्रसारित हो गई तो उसकी सीरीज पूरी इकट्ठी करी उन्होंने और किताब छापने के लिए दे दी। उनकी पांडुलिपि प्रकाशक के पास से गुम गई। और जैसा रहता ना कि जैसे अपने बच्चे के प्रति एक नाजुक संबंध होता है, संवेदनशील, तो वो बेचारे उनकी आंखों में आंसू भर आए। यहाँ उन्होंने, उनके मित्र थे यहाँ के, वो बोलता है वो अपने यहाँ भोपाल और विदिशा जिले के थे, तो उनके मित्र थे मुफलिस जी, जो विधानसभा में सूचना अधिकारी थे। तो जब मुफलिस जी से उन्होंने यहाँ आए तो मुफलिस जी से कहा कि हमारे साथ ऐसा हो गया है और मैं बड़ा अफसोस हूँ, तो बेचारे फिर आंखों में आंसू आ गया बताते हुए। तो उन्होंने कहा परेशान क्यों होते हैं, चलिए मिलेगी आपको ये चीज़। वो सप्रे संग्रहालय ले आए उन्हें, यहाँ वो मिला, उसकी फोटोकॉपी करवाई गई, उनकी वो पुस्तक छपी। उस पुस्तक ने जिक्र किया है कि यदि सप्रे संग्रहालय नहीं होता तो मेरी ये किताब कभी क्योंकि उनकी मूल पांडुलिपि तो एक ही कापी, दूसरी कापी नहीं रखी थी उन्होंने। तो इस तरह से भी लोग जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो भी इसका लाभ उठाते हैं। अब जैसे गैस त्रासदी पर विजय मनोहर तिवारी उन दिनों अपने आज तो सूचना आयुक्त थे, वो आपके दूसरे बैच के माखनलाल की चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने आधी रात का सच, ये गैस त्रासदी के 30 साल होने पर एक किताब भास्कर वालों ने पब्लिश करवाई। भास्कर ने सबसे विस्तार से उस समय इसकी रिपोर्टिंग की थी और बहुत आक्रामक रिपोर्टिंग की थी। लेकिन जब इसके लिए तथ्य इकट्ठा करना पड़ा, भास्कर में वो नहीं मिला उन्हें, तो उसकी प्रतियां देखने को सप्रे संग्रहालय आए। सप्रे संग्रहालय कारण उनकी वो किताब पूरी हो सकी। प्रकाशन वो भास्कर का है, लेकिन दैनिक भास्कर में उसके लिए तथ्य नहीं, उन्हें संदर्भ नहीं मिले, फायदे वैसे नहीं मिले। ये इसकी उपयोगिता है और मुझे लगता है शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा मिशन ये रहा। और जो भी आज
मुझे नाम और यश मिला है वो सपने संग्रह के कारण है। वो जो परिश्रम इसके लिए किया गया, ढो ढो के ये सामान लाए देश भर से, अकेले पहले तो मध्य प्रदेश का ढोया, जबलपुर है, माखनलाल जी का पूरा संग्रह यहीं है। केवल करमीर की फाइल माखनलाल यूनिवर्सिटी में है, उनका जो संग्रह, पुस्तक संग्रह जो उनका है माखनलाल जी का, वो सब भोपाल के उनके भाई ने यहाँ दे दिया था। वो जानते थे कि यहाँ हम उसकी ज़्यादा कदर कर पाएंगे। बाहर भी यदि हम देखें तो चाहे पटना हो, पटना में आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव, बंगलुरु में नारायण दत्त जी, आर सौरीराजन आपके चेन्नई में, कोलकाता में डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, दिल्ली में जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, रतनलाल जोशी, कितने सारे लोग हैं। हिंदुस्तान के 1000 से ज़्यादा परिवारों का सामान यहाँ, ये उनके घर का था, उनकी निजी संपत्ति संग्रह है, लेकिन उन्होंने पूरे भरोसे के साथ, और उस भरोसे को बनाए रखने के लिए हम लोग बहुत जागरूकता से काम करते हैं कि कोई सामग्री नष्ट ना हो जाए। जब तक कि कोई दीमक लगी हुई या फफूंद लगी हुई चीज़ ना आ जाए जिसको बचाया नहीं जा सकता, तब तक हमारे यहाँ सारी चीज़ों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक पक्ष हो गया। सर, आपने पत्र पत्रिकाओं और किताबों की बात की। ये सब पत्रकारिता के विद्यार्थियों का जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में हुए हर बदलाव को करीब से जाना एवं समझा है। तो पहले की तुलना में आज की पत्रकारिता में आए बदलाव को आप किस प्रकार देखते हैं? इसको अपन को अलग अलग हिस्सों में पड़ाव बनाना चाहिए। पड़ाव, पहला पड़ाव माना जाएगा जो हमारे यहाँ भारत में 1780 से लेके 1947 तक की पत्रकारिता है। ये लंबा कालखंड है, लेकिन इसमें सामान्य समाचार पत्र भी थे, कंपनियों के अखबार भी थे, जैसे आजकल कॉर्पोरेट के अखबार होते हैं, लेकिन भारतीय भाषा में बहुत सारे, ज़्यादातर समाचार पत्र या पत्रिकाएँ इसलिए निकल रही थी कि वो किसी मिशन में लगे हुए थे, और उस मिशन में वो उनके जो मिशन था वो उनके जीवन का ध्येय था और एक दृढ़ संकल्प था। उसमें सुविधाएं नहीं होती थी, उन्हें विज्ञापन की बहुत ज़्यादा अवसर नहीं थे, विज्ञापन भी बहुत ज़्यादा मिला नहीं करते थे, व्यापार इतना बढ़ा हुआ भी नहीं था। तो ये अखबार वाले केवल अपना जो संपादक थे, और वो संपादक कैसे होते थे, हमारे यहाँ एक कहावत होती है, पीर बवर की भिश्ती खर, एक ही व्यक्ति में ये 4 तत्व हैं क्या। तो ये मुहावरा यहाँ पूरी तरह से लागू होता है, बहुत मौजूद मुहावरा है। वो संपादक थे, वो खबर लिखते थे, वो संपादकीय टिप्पणी लिखते थे, वो आलेख लिखते थे, वो जाके लोगों से मिल भी आते थे। फिर यदि ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंपोज भी कर लेते थे। कंपोज वाला पहले हाथ से एक एक टाइप ऐसे वो खानों में रखा रहता था और एक एक टाइप जमाया जाता था। हैंड कंपोजिंग कैसे कहते हैं, जैसे आप लोग पढ़ाया जाता हो हैंड कंपोजिंग, तो वो भी कर लेते थे, प्रूफ भी पढ़ लेते थे। यदि मशीन वाले का सहायक नहीं आया, मशीन चलाने वाले का, तो वो एक रोलर होता था जो आपके पेज गैलरी होती है उसमें छपा रहता है, जैसा स्याही लगाते हैं उसमें, तो वो प्रिंट होता था, अखबार में छपा पड़ता जाता है। वो भी कर लेते थे, वो उसको लपेटते थे, उसमें पता चिपकाते थे, डाकखाने में डाल आते थे। तो सारे काम करते थे क्योंकि एक जुनून था। वो उस जुनून में ना तो उनके पास कोई साधन थे, ना सुविधाएं थी, ना अधिकार। आज तो बहुत सारे अधिकार हैं, साधन है, सुविधाएं सब हैं। वो समय तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, केवल एक जुनून था कि हमें ये करना है, तो करते थे लोग। लेकिन उस तुलना में इसीलिए उसे मिशनन कहा गया। ऐसा नहीं सबके सब फ्रीडम फाइटर थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे और दूसरे धंधेबाज लोग भी थे। कंपनियों का, एंग्लो इंडियन कंपनियों के अखबार जो थे वो सरकार के पिट्ठू थे, जिसे वो तथाकथित मुख्यधारा की पत्रकारिता कहते हैं। लेकिन पत्रकारिता को जो श्रेय मिला, जो प्रतिष्ठा मिली, वो मिशनरी पत्रकारों के उस तरह के अखबारों के कारण मिली। तो वो एक दौर खत्म हो गया, देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ तो पत्रकार जो हमारी पत्रकारिता का है उसका वो बदल गया है हेतु, और वो हेतु उन्हें लगा कि अब देश का निर्माण होना है, अब देश में नई नई चीज़ें आना है, नए कारखाने लगना है, नई योजनाएं बनना है, इसके पीछे लग गए वो। लेकिन इस दौर में थोड़ा सा गाफिल हुई, जिसे कहते हैं लापरवाह हो गए। और लापरवाह ऐसे हो गया कि अखबार वाले की पहली जो कर्तव्य है, पहली जवाबदारी है, वो प्रहरी की। क्या कहा जा रहा है
क्या किया जा रहा है उस पर लगातार ये निगरानी करना कि वो जिस उद्देश्य को लेके कहा जा रहा है वैसा हो रहा है कि नहीं, और उसके क्रियान्वयन ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दो मुद्दों पर हमारे यहाँ पत्रकारिता लगभग उस समय जैसे कहें लापरवाह रही। और ये सम्मोहन का एक दौर था, वो ये दूसरा पड़ाव है। वो सम्मोहन कैसा, उन्होंने कहा भाई ये देश में जवाहरलाल जी बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, मौलाना आज़ाद बैठे हैं, प्रेम स्वामी भी आज़ादी की लड़ाई के नेता निकले हुए थे। उन्होंने कहा भाई ये सब इतने बड़े नेता तपे तपाए सेनानी है ये आज़ादी की लड़ाई के, तो ये सब ठीक हो जाएगा इनके भरोसे। तो पत्रकारिता दूसरे के भरोसे पर अपनी तरफ से कर्तव्य में लापरवाही या कोताही बरतने काम नहीं है। सतत जागरूकता, सतत सजगता जो बरतना चाहिए थी, पत्रकारिता वहाँ कहीं न कहीं चूकी है। तीसरा दौर फिर शुरू होता है, जिसका पहला पड़ाव जो हमारे हिंदी में माना जाता है दिनमान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो राजनीति शुरू की वो राजनीति थी मूर्ति भंजन की। वो उनका मानना ये था कि लोकतंत्र में, और एक तो उनका बड़ा मशहूर 2-3 वाक्य है। एक वाक्य उनका ये है कि यदि लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता के द्वारा सरकार। और यदि इसमें कहीं कोताही, इस पर यदि आप नज़र रखना और इस पर प्रहार करने, सवाल उठाना नहीं किया तो फिर ये सब अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, मुंह चुराने लगेंगे। तो उस दौर में जो पत्रकारिता हुई, दिनमान उसका सबसे बड़ा उदाहरण। दिनमान हिंदी का सबसे अच्छा समाचार पत्र माना गया है, साप्ताहिक समाचार पत्र। और दिनमान के माध्यम से अज्ञेय जैसा, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञेय, ये बहुत जिसे कहते हैं जॉइंट इंटेलेक्चुअल, बहुत विकट प्रचार, जिसे कहते हैं प्रकांड पंडित, बहुत ज्ञानी, वो उसके संपादक थे। और उन्होंने उस बीच में जो काम किए वो ये अज्ञेय जी ने और उनकी टीम ने, उसमें रघुवीर सहाय थे, उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, उसमें श्रीकांत वर्मा थे। तो यदि मान लो किसी ने संपादक के नाम पत्र की चिट्ठी भी लिखी और इन लोगों को ये लगा कि इसमें कुछ दम है, कुछ कहा जा रहा है, तो उसको वापस चिट्ठी लिखते थे, इसमें ये जानकारी और इकट्ठी करके वो भेजो। तो उसने भेजा तो पत्र था, जब वो लौट के दोबारा उससे काम करवाएगा तो वो पता लगेगा कि अच्छी खासी रिपोर्ट बन गई। तो हिंदुस्तान भर में इन लोगों ने इस तरह से रिपोर्टर तैयार किए, संवाद लेखक तैयार किए। तो वो, और उस समय पड़ताल ये तीखी होने लगी, सरकार पर नज़र रखी जाने लगी और जहाँ गलती देखा उसमें उंगली उठाई जाने लगी। ये तीसरे पड़ाव का काम हुआ। चौथा पड़ाव ज़रा गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है चौथा पड़ाव कि देश पर इमरजेंसी लगी। उसके पहले 1971 के 16 दिसंबर को एक महान इतिहास रचा गया। बांग्लादेश का जन्म हुआ, पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की गई। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है, ये असाधारण अपनी जगह है। लेकिन उसके 4 साल बाद ही 1975 में 25 जून को आपातकाल आधी रात में लगा दिया गया। जब आपातकाल लगा दिया गया तो एक नया संकट पैदा हो गया। उसमें सारे विपक्षी नेताओं को, बड़े कार्यकर्ताओं को जेल में कर दिया अंदर, मतलब विपक्ष का शून्य हो गया। तो बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी चलती नहीं है। दूसरा काम ये किया कि जो हम नागरिक के मूलभूत अधिकार हैं उन्हें स्थगित किया गया, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। तीसरा काम प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, और बहुत ही फूहड़ तरीके से प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में भी सारी पाबंदियाँ होती थी, सेंसरशिप होती थी, लेकिन और वो बड़े, जिसे कहने से एक तरह से आर्थिक रूप से यदि कहें तो बहुत फटेहाल होता संपादक, लेकिन उनका नैतिक बल इतना प्रचंड होता था कि वो कभी झुके नहीं उनके सामने। सजा होगी हो जाएगी, चाहे गणेश संघ के विद्यार्थी हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, बाबूराव विष्णु पराडकर हो, स्वयं गांधी जी, लोकमान्य तिलक, ये सारे संपादक थे। आज़ादी की लड़ाई सारे सेनापति जितने बड़े बड़े महानायक थे वो कहीं ना कहीं अखबारों से जुड़े थे। वो या तो समाचार पत्र निकाल रहे थे या निकाल नहीं पत्र पत्रिकाओं में लिख रहे थे, लेकिन वो डरे नहीं। न वो प्रेस जब्त हो जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, कभी नहीं डरे। लेकिन इमरजेंसी में अपनी ही सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उससे बहुत ज़्यादा डर गए थे। और बाद में आडवाणी जी ने एक बड़ी कठोर टिप्पणी की थी प्रेस वालों के लिए कि आपसे तो घुटने टेकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप तो रेंगने लगे थे। मतलब पतन की पराकाष्ठा, एक बड़ा शर्मनाक कलंक है पत्रकारिता पर।
ये दौर हटा, जब इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी की सरकार आ गई, ये सब हुआ। अब उसके बाद एक नया दौर आता है, नया तेवर आता है। उस समय एक सुरेंद्र प्रताप सिंह, SP सिंह कहते हैं उन्हें ज़्यादातर लोग, आज तक वाले, पहले वो नवभारत टाइम्स, पहले सब वो धार्मिक में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी पत्रकारिता की, और भी अखबार थे, नवभारत टाइम्स के संपादक रहे वो, रविवार के बहुत अच्छे संपादक थे वो, रविवार बहुत अच्छी मैगजीन हुआ करती थी, इलाहाबाद से निकली, कलकत्ता से निकली। बाद में वो आज तक जब शुरू हुआ, पहला चैनल वो था, ये एक सरकारी टेलीविज़न के साथ ही एक इनका आधा घंटे का स्लॉट होता था, उसमें बड़े जोर से वो झटका दे के बोलते थे, ये थी खबरें आज तक, देखते रहिए कल तक, ठीक है। इतने जोर से झटका लेके बोलते थे। क्या होता है, जब हमारे मन में कोई एक तरह से कहेंगे अपराध बोध, भाई अपराध, आप दूसरा जाने ना जाने, आप खुद तो जानते हो ना आपकी आत्मा से कि आपने ये गलत किया था, तो इमरजेंसी में जो रेंगने का काम था, उसके कारण दिमाग को चोट थी, उस चोट को निकालना था, तो उन्होंने वो आक्रामक पत्रकारिता शुरू की थी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने, ये उसकी वो थी, ये चलती रही। 83 में फिर एक बड़ा परिवर्तन हुआ, जनसत्ता नाम का अखबार निकला 1983 में, प्रभात जोशी जी के, प्रभात जोशी माखनलाल से यूनिवर्सिटी संस्थापकों में से एक हैं वो, और लक्ष्मीमल सिंघवी जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसका बीज बोया और इस काम को आगे बढ़ाया। तब उन्होंने भी वही लाइन पकड़ी जो इसकी थी, दिनमान की, और उन्होंने नए तरीके से अखबार, जो समाचार पत्रकारिता की भाषा, पत्रकारिता के लिखने की शैली, उसमें जो स्थानीयता का पुट, प्रभात जी खुद यदि कहते थे वो अपन कहते थे, वो ये अपने राम ने तो ये मान लिया है कैसा है वो, क्योंकि वो मालवान कैसा बोला जाता है, तो जो जहाँ से जैसा वो संवाद में अपनी भाषा का प्रयोग करे, अपने मुहावरे का प्रयोग करे। आज ये नहीं हो रहा है। ये तो हुआ आपका उस पत्रकारिता का। लेकिन 90 के दौर में, 91 में, जब आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण इसकी जब लहर चली, तो हिंदुस्तान भी उसमें कूद गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉर्पोरेट का खेल होता है, और उनका तो बुनियादी सिद्धांत होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो परंपरागत व्यवसायी होते हैं, परंपरागत व्यवसायी क्या करते हैं, वो शुभ और लाभ, दिवाली में अपने घरों में पूजा होती है, लिखते ना, एक तरफ शुभ लिखते हैं, एक तरफ लाभ। तो हमारे यहाँ की अवधारणा थी कि लाभ वो जिसके साथ जो शुभ हो। आधुनिक कॉर्पोरेट वाला सिस्टम है, उसमें शुभ का, लाभ का, शुभ का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ तो सिर्फ मुनाफा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हमारे यहाँ भी चल पड़ा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर सीधे या परोक्ष रूप से अब अखबारों के जो मालिकाना स्वामित्व, उसका स्वरूप बदल गया। आपको पता ही नहीं चलेगा जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो या अखबार हो, ये पता नहीं चाहिए इसका असली मालिक कौन है, क्योंकि उससे शेयर किसी दूसरे ने खरीद लिए हैं। इसको लेके एक नया विवाद चला कि हमको एक व्यक्ति को सारे तरह के माध्यमों पर कब्जा नहीं होने देना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति समाचार पत्र निकाल रहा है, पत्रिका निकाल रहा है, तो उसे टीवी चैनल या रेडियो चैनल की आप अनुमति मत दीजिए। तो एक तरह का हो जाएगा तो एक जगह करेगा कि ऐसा करना है, वैसा हो जाएगा। आज पत्रकारिता के सामने सवाल है, लोग कहते हैं। तो ये दौर हुआ। इसी दौर की एक उपज है पैड न्यूज। पैड न्यूज इसी दौर की उपज है। और वो उपज क्या थी, अखबार वालों ने तय किया कि हमारा इतने हिस्से का यदि कोई वो लेगा, एक पैकेज ले ले, 5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 1 लाख का। उसने पैकेज दिया चुनाव के उम्मीदवार ने, और उसको बता दिया कि आपको इतनी स्पेस आपके पास रहा करेगी, आपके यहाँ से जो भी लिख के आएगा वो इसमें छप जाएगा। हमारे यहाँ एक ज़माने में समाचार पत्र की विश्वसनीयता ये होती थी कि भाई कोई कहीं कोई बात कह रहा है तो उनका आपको कैसे पता कि है, कह नहीं फला अखबार में छपा है। तो फला अखबार में छपा है इसका मतलब उसकी आपने प्रामाणिकता मान ली, विश्वसनीयता मान ली। अब लेकिन इस विश्वसनीयता में समाचार पत्रों के प्रबंधकों ने, जिसमें ये भी इनकी चुप्पी भी शामिल है संपादकों की, इन्होंने वो जगह एक तरह से पैकेज में बेच दी। और हमारे पाठक तो वही समझ रहा है कि अखबार में छपा है, लेकिन हमने अखबार में उसको पाठक को बताया नहीं। अखबार हो या टेलीविज़न चैनल हो या रेडियो हो, इनका मालिक वो नहीं हो सकता है जो उनमें पूंजी लगाता है। जिस ने आदमी ने पूंजी लगाई तो उसका
जो प्रेस की बिल्डिंग होगी वो भवन का मालिक हो जाएगा, वो मशीनरी का मालिक हो जाएगा, सफ़ेद कागज़ खरीद के ला रहा रोल के रोल उसका मालिक हो जाएगा, टीवी चैनल वाला भी सारे उपकरणों का मालिक हो जाएगा। लेकिन टीवी चैनल का मालिक वो होगा जो उसमें हर बार वो पैसा देता है हर महीने और वो सुनता है, और उसकी सुनने वाले की संख्या के आधार पर आपकी हैसियत तय होती है। जो आदमी 5 रुपये 7 रुपये 2 रुपये 4 रुपये दे के अखबार खरीदता है या पत्रिका खरीदता है वो उसका मालिक है, क्योंकि उसकी संख्या से आपके विज्ञापन तय होते हैं, आपकी हैसियत तय होती है। तो असली मालिक वो है। लेकिन हमने इन पाठकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को ये नहीं बताया कि हमने ये जगह। सर, आपके अनुसार आज के युवा जो कि पूर्णतः सोशल मीडिया पर निर्भर हैं और अपने सारे समाचार और जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू ही निकाल लेते हैं, उनके जीवन में अखबार की क्या भूमिका है? देखिए, चाहे सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न मीडिया हो या रेडियो हो, ये 3 माध्यम हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत हैं। इनसे फटाफट खबरें मिल जाती हैं, लेकिन यदि आपको किसी खबर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा समाचार दिन में नहीं आता विस्तार से, ना ही उसकी पृष्ठभूमि आती है, ना ही उसके बारे में यह आकलन होता है कि इसका असर क्या होगा। तो उसके लिए तो हमेशा समाचार पत्र की ही उपयोगिता बनी रहेगी। इसीलिए जब लोग कहते थे कि टेलीविज़न भारत में आया तो अब इस पर समाचार पत्रों पर असर पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़ा। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का प्रसार भी बढ़ा है और विज्ञापन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, टेलीविज़न के बहुत पावरफुल माध्यम होने के बावजूद। इसका अर्थ है कि पत्रकारिता का ये जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है, जो मुद्रित समाचार पत्र पत्रिकाओं का, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, ना ही घटने वाली है। अब फटाफट मीडिया वाला सोशल मीडिया का सवाल जाता है। सोशल मीडिया का हम लोग निजी तौर पर जो अनुभव कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयोग करते हैं कहीं, इसमें ज़्यादातर तो वो गपबाजी होती है, फालतू के कमेंट्स होते हैं, कई बार बहुत वल्गैरिटी भी होती है, अश्लीलता होती है, अशालीनता होती है, जो बहुत उसका गंदा प्रयोग है और उसके कारण परेशान भी हैं लोग, और शायद बड़ा हिस्सा ये है। लेकिन एक हिस्सा उसका ये भी है कि अब ये क्या हो गया, हर आदमी पत्रकार हो गया, तो उसके पास कोई सूचना है, जैसे चाहता है वो कहो, तो संपादक भले ही छापने से मना कर दे या ना छापे, लेकिन वो आदमी तत्काल उसको जारी कर देगा। तो अब कोई तथ्य छुपा नहीं रह सकता, कोई समाचार छुपा नहीं रह सकता, छुपाया नहीं जा सकता। ये उसका अच्छा पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि इससे एक वातावरण बनता है तत्काल, कितने दिन तक रहेगा ये नहीं कह सकते। वो जो हमारे यहाँ एक बड़ा भारी बुलबुला उठा था अन्ना के आंदोलन में, सोशल मीडिया की बड़ी भारी भूमिका थी उसमें, लेकिन उसके बाद जो हुआ उस पर खुद अन्ना भी मौन है और सोशल मीडिया ही मौन है। कोई उसमें आगे उसमें कोई काम कर नहीं रहा है और ना कोई उसका फिक्र कर रहा है कि भाई क्या कहा गया था, क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या आंदोलन इसी के लिए हुआ था जो हुआ है, देश में जो हो रहा है इसी के लिए आंदोलन हुआ था क्या। तो ये एक उसकी कमजोरी है। समाचार पत्रों की भी अपनी कमजोरी है, पूंजी ज़्यादा लग रही है, मशीनें ज़्यादा जो मशीनी उनके संसाधन है वो बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं, परेशानियां हैं उसकी। लेकिन हर माध्यम का अपना महत्व है, एक माध्यम दूसरे माध्यम को कभी उसका स्थान नहीं ले सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। एक तो ये, इसमें एक बड़ी कमी जो हमको लगती है कि लोगों की पढ़ने के प्रति जो उदासीनता है, अध्ययनशीलता में जो कमी आई है, वो एक बड़ा संकट है। इसलिए कि जो समाज पढ़ता लिखता नहीं है उसके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते, और जिसके ज्ञान चक्षु नहीं खुल सकते, जो सावधान नहीं हो सकता, और जो समाज सावधान नहीं होगा वो गड्ढे में जा सकता है। तो अध्ययनशीलता बहुत ज़रूरी है, और हमारी खासतौर से युवा पीढ़ी को सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि उसे जो पढ़ना हो वो पढ़े। वो उपन्यास पढ़े, कविता पढ़े, कहानी पढ़े, गप्प पढ़े, चुटकुले पढ़े, जो पढ़ना हो पढ़े, लेकिन कम से कम घंटे में रोज पढ़े। उसके जीवन में पढ़ने का स्थान होना चाहिए। दूसरा, आज के पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता विद्यार्थियों को बहुत अच्छा तरीका ये निकल सकता है, ये टेलीविज़न, ये क्योंकि गूगल भी सब चीज़ों के लिए पूरी प्रामाणिक जानकारी नहीं है, न विकीपीडिया है, तो इनमें लोग फीड करते हैं। उसका प्रतिपरीक्षण, क्रॉस वेरिफिकेशन कौन करता है, उसका ऑथेंटिकेशन कौन करता है, तो ये भी एक देखने की बात है। तो हम ऑथेंटिक
जो अधिकृत तौर पे जो वास्तविक तथ्य है, क्योंकि पत्रकारिता में भी ये माना जाता है कि तथ्य आपके पवित्र होते हैं। आप उसके विचार आप जो कर रहे हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन तथ्य में विचारों का घालमेल नहीं होना चाहिए। तो तथ्य पवित्र चीज़ होती है। आपके उसके बाद आपके जो विचार है वो आप उसमें टिप्पणी लिखा करिए, लेकिन समाचार के साथ आप टिप्पणी मत करिए। समाचार अलग होता है और विचार अलग होता है, उसकी सावधानी बरतना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए। एक और डायरी 100 रुपया में बहुत अच्छी डायरी मिल जाती है 100 रुपये में, और 100 रुपये आज के जीवन में बड़ा मूल्य बहुत ज़्यादा कीमत नहीं रखता। एक डायरी ले लें, हर दिन की कोई बड़ी घटना क्या होती है, उसके क्या तथ्य हैं, क्या आंकड़े हैं, क्या है, उस तारीख में लिख लिया, उसका वो कर लिया, और स्रोत कहाँ से लिया आपने वो भी लिख लें। ऐसी डायरियाँ जब आपके पास रहेंगी तो आपका संदर्भ इतना मजबूत रहेगा कि आपकी पत्रकारिता हमेशा बेदाग बनी रहेगी और बहुत ही प्रामाणिक मानी जाएगी, उसकी विश्वसनीयता रहेगी। पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी विश्वसनीयता। ये जो लोग लालच में भी कई बार हो जाते हैं, लोग कुछ चीज़ भूलना चाहिए। मक्खनलाल जी एक बात कहा करते थे कि आपकी कलम की कीमत लगेगी, बार बार लगेगी, लेकिन जिस दिन आपने स्वीकार कर ली उस दिन आपकी कलम की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। इसलिए अच्छे साधन हैं, अच्छे उपकरण हैं, अच्छी मशीनरी है, ये सब चीज़ें ठीक है, इनसे आप रंग रोगन कर सकते हो, सजावट कर सकते हो, लेकिन पत्रकारिता की आत्मा नहीं भर सकते ना उसमें। तो आत्मा आएगी आपके अपने वैचारिक अनुष्ठान से, अध्ययनशीलता से, और एक नैतिक जो आपकी दृढ़ता है उससे। फिर दृढ़ता और उद्दंडता जो अलग चीज़ें हैं। आपको दृढ़ रहना चाहिए, उद्दंड नहीं होना चाहिए। सभ्यता, शालीनता, शिष्टाचार उसका कोई अनदेखी या उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये बड़ी सावधानी की बात है। आपकी कई बड़े लेख होते हैं, आप कथन उनकी रखना शुरू कर दीजिए। जो क्लिपिंग्स रखी जाती हैं वो भी संदर्भ का बहुत अच्छा माध्यम होती हैं। फिर आपको एटलस देखना आना चाहिए, आपको डिक्शनरी लगातार पढ़ते रहना चाहिए कि उससे आपका शब्द भंडार भरेगा। आप गलत प्रयोग नहीं करेंगे। शब्दकोश जब देखेंगे तो आपको ये रहेगा, आपकी वर्तनी शुद्ध होगी। आप जो लिखें वो शुद्ध लिखना चाहिए। शुद्ध लिखना मतलब कोई क्लिष्ट लिखे ऐसा नहीं है, सहज आम बोलचाल की भाषा, क्योंकि पत्रकारिता जो माध्यम है वो साहित्य वाला माध्यम नहीं है। ये वो माध्यम है जिसमें आप उन लोगों से संवाद कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं, उन तक अपनी जानकारियाँ और अपना लेखन पहुँचा रहे हैं जो कि आम आदमी हैं, तो उन्हीं की बोली में, और उसमें भी फिक्र करना पड़ती है। जबलपुर से अखबार निकले उसकी मुहावरा अलग होगा, क्योंकि वहाँ की स्थानीयता भी होना चाहिए उसमें। इंदौर का अलग होगा, अहमदाबाद का अलग होगा, नागपुर का अलग होगा। अब वहाँ नागपुर में यदि आप जाएँ तो वहाँ आप कह देंगे वहाँ शिवाजी कहाँ मिलोगे भाई, कल वो शिवाजी के पुतले पे मिलेंगे, यहाँ चौराहे पे, लेकिन हम मतभेद में कहेंगे, हम शिवाजी की मूर्ति कहेंगे, प्रतिमा कहेंगे, हमें तो पुतला कहे हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हर जगह की अपनी बोलने की एक वो होती है, वो भाषा और बोली होती है, उसका प्रयोग होता है, उसको साथ के चलना चाहिए। तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो आपकी सावधानी चीज़ें हैं, और आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपकी डिक्शनरी, आपका एटलस और एनसाइक्लोपीडिया। ये रहना चाहिए जिससे कि आप चीज़ों को परख सकें और संभाल सकें। डायरी जरूर मेंटेन करना चाहिए, पढ़ने की आदत, और रोज़ डायरी में महत्वपूर्ण मुद्दे लिखने की आदत, ये दो आपको बहुत ताकतवर बनाएंगे। सर, अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हम जैसे सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मार्गदर्शन अभी जो अपनी बात हो रही है, अध्ययनशीलता, समय की पाबंदी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अपराध हम लोगों को समय की कीमत ही नहीं पता है। तो अध्ययनशीलता, समय की पाबंदी, स्थानीय समाज के साथ जुड़ाव, क्योंकि सामाजिक सरोकार ही आपकी पत्रकारिता को ताकतवर बनाते हैं। बिना पत्रकारिता, सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता चल नहीं सकती। एक इसको ये कहा जाता है कि आपको लूले की लाठी बनना चाहिए, गूंगे की बाणी बनना चाहिए। जो लोग अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते, समाज में सब लोगों तो नहीं है ये कि वो जाके ऐसे, तो उनकी भी आवाज़ आपको उठाना चाहिए। और बार बार ऐसा लोगों ने कहा भी है, जैसे एक रघुवीर सहाय की बहुत बढ़िया है कि राष्ट्रगान में भला कौन वह भारत भाग्य बिठाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हर चन्ना गाता है। अब ना जनगण मन अधिनायक जय, तो कौन है वो जनगण?
तो जो क्योंकि हमारे यहाँ आज़ादी का एक बड़ी बुनियादी कसौटी बनाई थी। गांधी जी कहते थे कि समाज में आखिरी छोर पर जो लोग खड़े हैं उसमें भी सबसे अंत में जो व्यक्ति खड़ा है, जब तक आज़ादी की रोशनी और खुशहाली उस तक नहीं पहुँचेगी तब तक हमारी आज़ादी मुकम्मल नहीं है। तो राजनीतिक आज़ादी तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन वो खुशहाली का जो सपना था, जो हमारी आज़ादी के लड़ाई के सेनानियों ने देखे थे और दिखाए थे, उस पर अभी काम बाकी है। इसमें सहयोगी बनना चाहिए हमारी पत्रकारिता को। युवा पत्रकारों का और बड़ा काम है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तब पर्यावरण और प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे नहीं थे। आज ये भीषण संकट है, जलवायु परिवर्तन के रूप में ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है, सारे उनको देखें हम तो ये बहुत बड़ा खतरा है। ये तो पर्यावरण, प्रदूषण, स्कूलों की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था, ये जो बुनियादी जीवन में जो तत्व हैं, जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं, इनके बारे में लगातार जागरूक रहना, समाज को जागरूक रखना और उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, इसके लिए पत्रकारों को अपनी कलम के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। आज आपने हमें पत्रकारिताओं का महत्व और पत्रकारिता के छात्रों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बताया। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय और नए अतिथि के साथ। नमस्कार।